नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अंबेडकर पर बात करना फैशन है, जाति जनगणना की बात करना देश को तोड़ने वाली बात है और संसद में अगर अदानी पर कांग्रेस सवाल उठाना चाहे तो वो विकास को रोकने वाली बात है। बीजेपी इस समय इसी बात को पूरे देश में प्रचारित कर रही है, इसी किस्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। आपको मैं बता दूं कि कल अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के लिए कहा, कांग्रेस को कोसना था उन्हें। अपने भाषण में संविधान के बारे में बात कर रहे थे अमित शाह और उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये ऐसा कहना फैशन हो गया है और इतना नाम अगर आप भगवान का लें तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये अमित शाह का कहना था। देश के गृह मंत्री, लेकिन बेहद शर्मनाक बयान। और ऐसा नहीं है कि ऐसी शर्मनाक स्थिति बीजेपी ने पहली बार अपने लिए बनाई है। अभी हाल ही में मोदी ने संसद में जिस किस्म का भाषण दिया था संविधान पर, उस पर भी काफी बुरी तरह बीजेपी फंसी और तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगने की मांग की थी और अब अमित शाह से माफी की मांग तो हो ही रही है, साथ ही साथ उनसे इस्तीफा देने की मांग भी अब पूरा विपक्ष कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि और मोदी और शाह जो दोनों मिलकर उन्होंने ये सोचा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, हम कांग्रेस को कोसते रहेंगे और विपक्ष को इस तरह कमजोर करते रहेंगे, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में अब इन दोनों ने बीजेपी को ही फंसा दिया है। अपनी राजनीति को तो वो मटियामेट कर ही रहे हैं, बीजेपी को वो पूरा जो उसका एक एजेंडा था कि 50 बरस तक उसको राज करना है। और किस किस्म का राज करना चाहती है बीजेपी, कैसे वो संविधान को मिटाकर मनुस्मृति को लाना चाहती है। अंबेडकर का नाम लेना अगर उसके निगाह में फैशन है तो समझ लीजिए कि बीजेपी के मन में या बीजेपी नेताओं के मन में अंबेडकर को लेकर किस तरह की भावनाएं हैं। अभी कहने को तो बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया, लेकिन हकीकत यही दिख रही है कि खुद बीजेपी के मन में अंबेडकर के लिए घृणा, नफरत और अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। और जब उसकी ये घृणा, नफरत, अंबेडकर के लिए अपमान सब कुछ जाहिर हो गया है, सदन में जाहिर कर दिया है, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जाहिर किया है, तो इसके बाद विपक्ष अब उनका पूरी तरह से घेराव कर रहा है। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आज संसद में, आज अंबेडकर जी को जो अपमान हुआ है उसको लेकर आज कांग्रेस ने और पूरे इंडिया ब्लॉक ने बीजेपी से उसका विरोध किया और अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। इस बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये साफ साफ कहा कि ये सीधे सीधे अपमान है और हम उनसे इस्तीफे से कम और कुछ नहीं चाहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता, राजद के नेता, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये सारे लोग मिलकर अब इस समय मोदी और शाह दोनों पर जमकर हमला बोल रहे हैं और बीजेपी के पास एक बार फिर अपने बचाव में कोई तर्क नहीं बचे हैं। कल बीजेपी संविधान के मुद्दे पर फंसी, आज बीजेपी अमित शाह के बयान पर फंसी और लगातार वो इसी तरह फंस रही है। और आपको मैंने याद दिलाया कि शीतकालीन सत्र इस समय जो चल रहा है, अब परसों ये सत्र खत्म होगा और जब इस सत्र की शुरुआत हुई थी तब से अदानी का मुद्दा तो है ही। और बीजेपी के लिए ये थोड़ी राहत की बात हो सकती है कि अब ये जो नए नए विवाद उठ रहे हैं इसमें अदानी का नाम या अदानी का मुद्दा इस समय कहीं दबता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी इसमें भी कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि अदानी का मुद्दा दबने वाला नहीं है, बल्कि उस विवाद के साथ अब ये जो और नए विवादों की एक जो कड़ी जुड़ती जा रही है और एक श्रृंखला बढ़ती जा रही है, उसमें बीजेपी पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। और इस फंसने के लिए जिम्मेदार अगर किसी को कहा जाए तो वो साफ साफ मोदी और शाह, यानी जो मोदी शाह जिनकी जोड़ी को ये माना जा रहा था कि अटल अडवाणी की तरह इन्होंने भी बीजेपी को बहुत आगे पहुंचा दिया और उन्होंने तो केवल 6 बरस राज किया, लेकिन यहाँ पर तो ये 50 बरस राज का सपना उन्होंने संघ को दिखा दिया था। लेकिन संघ को 100वें बरस में अब हासिल हो रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो अब खुलकर अपने पूरे नकाब उतार कर मनुवाद के समर्थन में जिस तरह से बीजेपी इस समय खड़ी दिखाई दे रही है, ये न संघ की सेहत के लिए अच्छा है न बीजेपी की सेहत के लिए अच्छा है। तो मोदी और शाह ने बीजेपी को फंसा दिया है। आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम सुन लेते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा सदन के बाहर। आज सदन में लोकसभा को तो स्थगित कर दिया गया था क्योंकि हंगामा चल रहा था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के बाहर क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है
वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। मल्लिकार्जुन खड़गे की बिल्कुल दो टूक चेतावनी की अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा देश, और अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो फिर पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। ये सीधे सीधे चेतावनी खड़गे जी ने दे दी है अमित शाह को। हालांकि बीजेपी अब फिर से अपने कुतर्कों पर उतर आई है। किरण रिजिजू जो है वो अमित शाह का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने पूरा भाषण दिया था और उसमें उन्होंने कांग्रेस को लेकर, अंबेडकर को लेकर बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि अंबेडकर 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 ऐसा कहना फैशन हो गया है, अगर इतने बार आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता, ये जो बात अमित शाह ने कही है इसको न तोड़ा गया न मरोड़ा गया, और ये सब संसद की कार्रवाई में दर्ज हो चुका है। ये और ज्यादा शर्मनाक बात है। और किस तरह से मोदी शाह जो हैं अपना खुलकर अब ये एक नफरत का इजहार उनका जो हो रहा है नेहरू जी के प्रति तो हम देखते ही थे, और वो हमेशा जो महापुरुष रहे हैं इस देश के, चाहे वो पटेल हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हैं, चाहे अंबेडकर हैं, उनसे नेहरू का झगड़ा बताने में इनको काफी मजा आता रहा है। हालांकि इतिहास का ज्ञान बेहद कम है, क्योंकि अगर इतिहास को आप टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे, पढ़ेंगे और उसी तरह से प्रस्तुत करेंगे तो सब कुछ गलत नजर आएगा। उसको समग्रता में पढ़ने की जरूरत है, जो बीजेपी करती ही नहीं है या करना नहीं चाहती, ताकि वो देश के सामने झूठ परोस सके। और इसी एक झूठ को परोसने के चक्कर में इस बार मोदी शाह ने बीजेपी को फंसा दिया है। और किस तरह अब बीजेपी इस नए विपक्ष के इस नए हमले से उसका किस तरह से सामना कर पाएगी, या इसमें अब उसका जो पराभव है या उसकी जो हार है वो नजर आने लगी है, इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी आपने खड़गे जी को सुना और वो कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी, और ये हमने देखा है कि जब भी आप अंबेडकर का अपमान करने की कोशिश करते हैं, और ये पहली बार नहीं है कि चाहे आपने अंबेडकर का अपमान नहीं किया या आपने किसी दलित को आपने अपमानित नहीं किया, किसी पीड़ित यानी चाहे वो आदिवासी है, महिला है, जो भी एक कमजोर वर्ग का होता है व्यक्ति, उसका अपमान बीजेपी करती है, क्योंकि उसकी मानसिकता सवर्ण और एक उच्च जाति के तबके वाली जो है दबंगई वाली मानसिकता है। और उसी में कल शायद अमित शाह गलती कर गए, मतलब उन्हें कांग्रेस को कोसना था, वो किसी और तरीके से भी बोल सकते थे, लेकिन जो कहते हैं कि दिल की बात जुबान पर आ गई, क्योंकि ठीक है अंबेडकर 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 कहना आपकी निगाह में फैशन हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो अगली लाइन उन्होंने जोड़ी, कितने बार आप भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, यहाँ पर क्या फिर से एक जो हिंदू सुप्रीमेसी को दिखाने की कोशिश अमित शाह ने नहीं की, और क्या ये नहीं बताया कि दलितों के लिए तो अंबेडकर ही भगवान है। बौद्ध लोग जो बौद्ध धर्म के अनुयायी, जब उनके यहाँ कोई शुभ अवसर होता है तो वहां भगवान की फोटो नहीं लगाते, वो अंबेडकर जी की तस्वीर के साथ सारे अपने रीति रिवाज जो है वो पूरे करते हैं, उनके लिए वो भगवान है। अब आप अमित शाह ने यहाँ पर क्या देश के दलितों को सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ खड़े होने का एक मौका दे दिया है? बिल्कुल समित्रा जी, अमित शाह ने जो भी कुछ कहा है वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और नरेंद्र मोदी अब अमित शाह के समर्थन में उतरे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है वो एक तरीके से अमित शाह का समर्थन है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पे तमाम आरोप लगाए हैं कि वो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, ये किया वो किया, जो उनकी अपना रटा रटाया एक उनके पास है वही उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने सदन के अंदर जो बोला, और उसको हम लोग सुनवा भी सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, सुनवाएंगे भी उसको कि क्या बोला, लेकिन वो जो बोला अमित शाह ने समित्रा जी, वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर अंबेडकर
अम्बेडकर के प्रति और इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के प्रति जो असली मानसिकता है उसका प्रदर्शन अमित शाह ने किया है। अमित शाह की वो 20 सेकंड की बाइट जो है इतनी ज़्यादा वायरल है कि वो पूरे देश में अब जो कह रहे हैं खड़गे साहब कि ये आग लग जाएगी, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आग लग जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी समझ भी चुकी है इसको। तो आज उनकी एक बैठक भी बुलाई गई है, बड़े नेता उनके उस बैठक में शामिल हैं, वो शायद चल रही है अभी बैठक, कि वो इसी मसले पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से अमित शाह ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का असली एजेंडा था वो सामने लाकर रख दिया। अमित शाह ने जो कहा सर मित्रा जी, असल में उन्होंने ये पुष्टि यही की है कि जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था वो वास्तव में संविधान बदलने के लिए ही दिया जा रहा था। इसकी पुष्टि अमित शाह ने कर दी है। और परेशानी भारतीय जनता पार्टी की ये है कि चूंकि इनका मंशा जो थी वो राहुल गांधी ने पकड़ ली कि ये संविधान बदलना चाहते हो, संविधान को उन्होंने लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी का जो 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री थे वो एकदम से घुटनों पे आ गए और भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके सिमट गई। तो इनको लगता ये है सर मित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका नुकसान जो हुआ वो डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान की वजह से हुआ और नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती जो थी वो 4 इंच की छाती रह गई, ये इनको लगता है। तो इनके अब इसलिए जो इनके अंदर भरी हुई जो घृणा थी डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति और दलितों, वंचितों, पिछड़ों के प्रति वो अब खुलकर सामने आ रही है। अभी तक वो दबी रहती थी, उस पर ये लीपापोती करते रहते थे, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गई है। तो निश्चित तौर पर पहले नरेंद्र मोदी ने फंसाया था संविधान में उसके प्रति गलत सलत बातें करके, और अब जो है वो अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से फंसा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को अब मोदी और शाह से छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई जुगत लगानी पड़ेगी। हालांकि लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब मोदी शाह से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि कल वन नेशन वन इलेक्शन पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद गायब रहे और उनमें 3 तो मंत्री बताए जाते हैं जिनमें नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह शामिल हैं। तो इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी अब छुटकारा पाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन फिलहाल अमित शाह ने जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। अभी तक ना अमित शाह ने माफ़ी मांगी है, ना जेपी नड्डा ने माफ़ी मांगी है, ना माफ़ी नरेंद्र मोदी ने मांगी है, और ना जगदीप धनखड़ साहब ने उनके इस अंश को कार्रवाई से निकाला है, संसद की कार्रवाई से, राज्यसभा की कार्रवाई से। तो इसलिए ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ही माना जाएगा। लेकिन मोदी और शाह ने अब देखा जाए तो बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। जी, माफी मांगना तो दूर की बात, अब नरेंद्र मोदी कांग्रेस के 4 पाप ऐसा वो गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान किया। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा, उस समय जो भी कारण रहे होंगे कि आपसी वो सभी के सभी वो बुद्धिजीवी लोग थे और उनके अनेक मुद्दों पर असहमति हो सकती है, और ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि जो कांग्रेस का जिनका साथ दे या जो लोग कांग्रेस का साथ दे उनको कांग्रेस में ही शामिल होना चाहिए। अलग अलग दलों में रहकर भी लोग देश के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, और इस समय इंडिया ब्लॉक जो बना है वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ पर अगर आप ये देखें कि वैचारिक मतभेद चाहे शिवसेना और कांग्रेस का कितना है, या एनसीपी और राजद और सभी के इनके जो वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन इन सबके निगाह में संविधान और लोकतंत्र को बचाना सबसे जरूरी था। इसीलिए ये सारे लोग एक साथ आए और बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए। तो ठीक ऐसी स्थिति 1947 में भी बनी थी, जब देश को बनाना और उसको एक अच्छा संविधान देकर उसमें सभी लोगों के लिए बराबरी का हक देना, ये उस समय की प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी। और उसमें फिर चाहे पटेल और नेहरू जी के बीच अलग मतभेद रहे हों, चाहे अंबेडकर जी के और इनके बीच मतभेद रहे हों, लेकिन इन सब लोगों ने मिलकर काम किया। बीजेपी इस बात को शायद जानबूझकर अनदेखा कर रही है, तो उसकी अनदेखी जो है अब उसी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कल अमित शाह जिस तरीके से बोलते रहे वो अंबेडकर को, अब हम सुन लेते हैं, क्योंकि वो सुनने से और बात स्पष्ट होती है, क्योंकि समझ में आता है कि उनके खुद के मन में अंबेडकर के लिए क्या भाव रहे होंगे कि अंबेडकर के नाम लेने को वो फैशन की तरह बता रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा अमित शाह ने, और उसके बाद ये भी सुन लेते हैं कि आज मुकुल वासनिक ने किस तरह से कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने किस तरह से बीजेपी की पोल खोली अंबेडकर पर ही। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, पहले इसको सुन लेते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो ये अमित शाह, और वो बोल भी रहे हैं। और जब राज्यसभा में ये बात
यानी इसके लिए भारत के लिए इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती कि मोदी के शासनकाल में अंबेडकर के नाम पर एक अपमानजनक टिप्पणी और वो संसद की कार्रवाई में आधिकारिक तौर पर दर्ज हो गई है। ये कारनामा मोदी ने कर दिखाया है। अब इसके बाद वो बोलें कि हम संविधान को बहुत पूजते हैं और हम अंबेडकर की पूजा करते हैं, ये भी याद रखना चाहिए लोगों को कि इन्हीं अंबेडकर की और गांधी की मूर्ति को संसद में सामने से हटाकर पीछे इन लोगों ने डाल दिया ताकि वहां किसी की नजर न जाए, कोई उनको याद न करे। लेकिन अंबेडकर हैं, गांधी हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, इन लोगों को याद कराने के लिए बीजेपी के किसी प्रपंच की जरूरत नहीं। लोग इनको हमेशा से याद करते रहे हैं, इसीलिए ये लोग देश के उसमें रग रग में बसे हुए लोग हैं। ये बात बीजेपी समझ रही है और इसी बात से शायद डर भी रही है। मुकुल वासनिक ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उन्होंने बताया कि खुद बीजेपी यानी जब संघ के लोग थे या हिंदू महासभा के लोग, वो लोग कैसे खिलाफ थे अंबेडकर के, क्या कुछ कहा मुकुल वासनिक ने, इसको सुन लेते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं किरण रिजिजू कह रहे हैं कि एडिट कर रही है स्पीच कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री की, और कभी भी बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। ये बताएं कि वो क्यों कैबिनेट छोड़कर गए थे और आज कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई मेमोरियल उनके बारे में नहीं बनाया और आज इस तरीके की बातें हैं सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सारा हिंदुस्तान जानता है कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में क्या कहा। घोर अपमान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का किया, जिन्हें हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, हिंदुस्तान के तमाम लोग जिनको जानवरों से भी गई गुजरी जिंदगी जीना पड़ता था, जिन्हें भारत के संविधान की वजह से बराबरी का हक मिला, वो तमाम लोगों ने देख लिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया। उन्हें कभी भी इस मुल्क के वो तमाम लोग जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो कभी माफ नहीं करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को लेकर वहां मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, ये सारा मुल्क जानता है। और हिंदू कोड बिल के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर उन्होंने वो विधेयक तैयार किया, उसकी भी जानकारी पूरे मुल्क के लोगों को है। ये जवाहरलाल नेहरू जी, बाबा साहब अंबेडकर दोनों का प्रयास था कि हिंदू कोड बिल बने, उसको हम अमल करें और वो तमाम लोगों को एक हक मिले, जिंदगी किस तरह से जिए जा सकती है। लेकिन हिंदू कोड बिल का किसने विरोध किया? वो कौन लोग थे? वो इन्हीं की वैचारिक दृष्टि से जो इनके पूर्वज रहे हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। दिल्ली के सड़कों पर विरोध किया, पूरे मुल्क में उसका विरोध किया। ये उसका नतीजा था कि हिंदू कोड बिल बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर रहते हुए उसे यहाँ पर मंजूरी नहीं मिल पाई। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जो हिंदू कोड बिल बनाया था, वो उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, ये विभिन्न इस तरह के कानून जो संसद ने मंजूर किए, ये उसी का अंश था जो बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया। तो यहाँ पर अमलेंदु जी, मुकुल वासनिक ने साफ साफ बता दिया, बीजेपी हमेशा ही झूठ परोसती है। जैसे अभी जब मोदी ने भाषण दिया था संविधान पर, तब उन्होंने संविधान संशोधनों को लेकर कि पहला संशोधन भी जो हुआ उस पर नेहरू जी पर सीधे सीधे जिम्मा डाल रहे, और वो ये कह रहे थे कि उन्होंने तो संविधान बदलने की कोशिश की। हालांकि उनका ये झूठ तुरंत ही पकड़ाई में आ गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको संसद में ही बता दिया कि आप किस तरह से गलत हैं। अब इसी तरह से मुकुल वासनिक ने ये बता दिया है। ये जो बीजेपी जिस तरह से झूठ को आधार बनाकर अपना एक किला और बनाना चाहती है, क्या ये उसका किला अब दरकता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि जितना झूठ वो बोल सकती थी उसने बोल दिया, और अब जो है उसके बल पर जितना राज कर सकती थी शायद वो भी कर लिया, लेकिन अब उसकी जो सच्चाई सामने आ रही है, क्या इसके बाद बीजेपी इस केंद्र की सरकार में बनी रहेगी? क्योंकि अभी जो एक शक्ति यादव है, शक्ति सिंह यादव आरजेडी प्रवक्ता, उन्होंने उनका एक बयान आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को समाज कभी माफ नहीं करेगा,
क्योंकि ये सत्ता के लालच में आप लोग चुपचाप अंबेडकर जी का अपमान होते देख रहे हैं और एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। ये जो बात उन्होंने कही है, तो आप बीजेपी के सहयोगी किस तरह से इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि अंबेडकर को लेकर जो कुछ बयान अमित शाह ने दिया है, अगर वो चुपचाप उसमें खड़े रहेंगे तो बिहार चुनाव में क्या होगा बीजेपी का? क्योंकि इसी बिहार चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर किस तरह से हार गई थी बीजेपी, क्योंकि मोहन भागवत वहां पर बयान देकर आ गए थे। अब क्या अमित शाह ने एक और नया रास्ता खोल दिया है? बिल्कुल संमित्रा जी, और हो सकता है कि अब खुलकर डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ और दलितों, वंचितों, पिछड़ों के खिलाफ बोलने की ताकत बीजेपी में शायद इसलिए आई हो कि उन्हें लगता है कि मशीनों से सब कुछ इंतजाम हो सकता है। हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, तो अब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ भी जहर उगला जा सकता है, तो ये ताकत आ गई हो उनमें, तो इसी भरोसे वो बात कर रहे हों। ये साफ तौर पर समझा सकता है संमित्रा जी कि अमित शाह ने जो कुछ भी बोला है वो ऐसा नहीं है कोई भावावेश में बोल गए हो कि बहुत जो है वो अचानक उनके मुंह से निकल गया हो, ऐसा नहीं है। वो लंबे समय की एक प्रक्रिया जो है वो, जो उनकी मानसिक स्थिति जो संघ की शाखाओं में बनती है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है, उसका वो परिणति जो वो सामने है, वही चीज़ उनके सामने निकल कर आई। तो उन्होंने कुछ मतलब अपनी पार्टी की लाइन के हिसाब से देखा जाए, उनकी विचारधारा के हिसाब से देखा जाए, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। जो उनकी पार्टी की लाइन थी वही उन्होंने कहा है। तो इसके लिए अमित शाह बधाई के पात्र हैं निश्चित तौर पर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति और इस देश के वंचितों, पिछड़ों और दलितों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है उसका उन्होंने प्रदर्शन खुलेआम कर दिया है। और यहाँ देखिए कि अमित शाह जी जो जब उनको टोका जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो वो उस पर मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अरे सुनो सुनो, ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं अमित शाह। यानी वो पहले से तैयारी करके आए थे कि उनको डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ किस तरीके से जहर उगलना है, और उसके पीछे कारण वही है जो मैंने कहा कि भाई उनको लगता ये है पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान मुद्दा ना बनता, राहुल गांधी ने संविधान को मुद्दा नहीं बनाया होता और ये पोल नहीं खुल गई होती कि ये 400 पार का नारा जो है वो संविधान बदलने के लिए दिया जा रहा है, तो इनकी सीटें कम नहीं होती और ये हिंदुत्व का जो फर्जी इनका हिंदुत्व है उसके नाम पे सरकार बनाकर ले जाते और मतलब पूर्ण बहुमत के साथ ही आ जाते। अल्पमत की सरकार चल रही है और रोज़ इनको जो है वो कभी नीतीश कुमार और कभी चंद्रबाबू नायडू इनके दरवाजे पे जो नाक रगड़नी पड़ती है, तो ये ना करना पड़ता। 56 इंच की छाती मोदी जी की जो सुगड़ के जो 6 इंच की रह गई है वो ना रह जाती, तो इनको ये ऐसा लगता है। तो यही जो अमित शाह ने कहा है संमित्रा जी, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है उसका ऑफिशियल जो है स्टैंड है उसी को जाहिर किया है। और नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो बचाव में उतरे हैं इनके समर्थन में अमित शाह के। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि अमित शाह माफ़ी मांगेंगे, ना जेपी नड्डा ने अभी तक कहा है कि माफ़ी मांगेंगे। तो ये इसका मतलब कि इस पर टिके रहेंगे और अच्छा है, जैसा हमारे खड़गे जी ने कहा है, अगर ये आज माफ़ी नहीं मांगते हैं और इस पर कार्रवाई नहीं होती, इस्तीफा इनका नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे देश के अंदर जो है एक संग्राम हमको एक नए तरीके का देखने को मिल सकता है और इसके जिम्मेदार सीधे सीधे अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ही होंगे। संमित्रा जी जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह और देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, एक गंभीर जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन यहाँ वो अपने पद को बहुत हल्का बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक है, बीजेपी उनको अपना चाणक्य बोलकर खुश हो सकती है कि वो जहां जाते हैं वहां चुनाव जितवाने में उनकी मदद हो जाती है, लेकिन इस समय वो बीजेपी को फंसाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव हैं बिहार में और दिल्ली में, और इन दो जगहों पर, और खासकर बिहार में तो दलितों का एक वोट बैंक जो है अच्छा खासा है। और चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन मांझी हो, जिनके दो का जिक्र किया, इसके अलावा खुद अब नीतीश कुमार किस तरीके से वोट मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब राजद जो है उनका विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट को देख लेते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव ने साफ साफ बताया है कि आपने किस तरह अंबेडकर का अपमान किया है। क्या लिखते हैं तेजस्वी यादव, इसको देख लेते हैं। मेरा ख्याल है ट्वीट आने में टाइम है, तब तक हम अगर जिग्नेश मेवाणी की बाइट सुना सके, क्योंकि अमलेंदु जी गुजरात के नेता, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन दलितों के लिए बड़ा चेहरा। और जिग्नेश मेवाणी ने जब वो ऊना में, गुजरात के ऊना में जिस तरह से वो उन लोगों को, दलितों की पिटाई हुई थी, उसके बाद उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया था, उस समय बीजेपी सरकार को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और अब जिग्नेश मेवाणी ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, एक वीडियो उन्होंने जारी किया है, सुनते हैं जिग्नेश मेवाणी क्या कुछ कह रहे हैं। कल पार्लियामेंट में अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बहुत ही गंदी बात की। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हुए ये कहा
कि आजकल कुछ लोगों को अंबेडकर 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 बोलने का फैशन हो गया है। अरे जो दलित, आदिवासी, ओबीसी से जो कमजोर लोग हैं, अपनी पीड़ा और दर्द बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी पीड़ा और दर्द को समझा था, इसलिए वो अंबेडकर का नाम लेते हैं। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए वो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। ये कोई फैशन नहीं। तो इस प्रकार से इंसल्टिंग टोन में बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात करना, वो भी पार्लियामेंट में, वो बेहद शर्मनाक है। और अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को संसद के पटल पर से माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। और न केवल इतना, नरेंद्र मोदी को उससे माफी मंगवानी चाहिए। आप लोग मनुस्मृति गौर से करते रहिए, हम संविधान और अंबेडकर की बात करते रहेंगे। संविधान जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीम बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। और अमित शाह तुमसे माफी भी मंगवा कर रहेंगे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, ये लिख के रखो। ये जो अमलेंदु जी चेतावनी है कि तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि गुजरात में जिग्नेश मेवाणी दिखा चुके हैं कि आंदोलन क्या होता है और उसमें बीजेपी को काफी नुकसान हो चुका है। अब क्या इस चेतावनी के बाद बीजेपी कुछ संभलेगी? क्योंकि जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया। इसके अलावा मनोज झा जो राजद सांसद है, उन्होंने भी कहा। देखिए, तेजस्वी यादव का ट्वीट आ गया जिसमें वो कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के चाहने वालों को स्वर्ग नहीं, स्वर ही अवश्य चाहिए। संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी घृणित सोच बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला से ही पनपती है। देश के 100 करोड़ से अधिक वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, शोषित, उपहासित, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक एवं समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता और संविधान में यकीन रखने वाले न्यायप्रिय लोगों के लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से भी कम भी नहीं है। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को नारकी जीवन से छुटकारा दिलाकर इसी जीवन में जीते जी ही मोक्ष प्रदान कर दिया। संविधान निर्माता के प्रति माननीय गृह मंत्री जी की ऐसी संकीर्ण सोच की हम निंदा तथा माफी की मांग करते हैं। यह तेजस्वी यादव ने बताया कि किस तरीके से अंबेडकर जी की जो उन्होंने जो संविधान बनाकर क्या हक दिए इस देश के दलितों को और पिछड़ों को, और इस पर अब अमित शाह से माफी की मांग हो रही है। मनोज झा ने भी यही कहा है कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, बल्कि उन्होंने अमित शाह के बयान को अश्लील और अशोभनीय बताया और उन्होंने कहा कि 7 बार स्वर्ग मिलने की बात क्या, हम तो धरती को स्वर्ग बनाने की बात, मतलब अंबेडकर के संविधान के बनाए संविधान पर अगर देश को चलाया जाए तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ये बात मनोज झा ने कही। वर्षा गायकवाड़ जो है कांग्रेस की सांसद, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण बयान दिया कि हम जैसे लोग पहुंचे ही संसद में इस वजह से। क्या कुछ कहा है वर्षा गायकवाड़ ने, इसको सुनती हूँ, फिर अमलेंदु जी आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। महामानव भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना एक नई फैशन हो गई है और इतना नाम जो है भगवान का लेंगे। जिस तरह से ये स्टेटमेंट आया है, हम उसको बहुत निषेध करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कि आप भारतीय संविधान पे बात करते हैं, संसद में 2 दिन, लोकसभा में बात हुई, राज्यसभा में हुई, और जब आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने हम सबको, अब वर्षा गायकवाड़ यहाँ तक पहुँची, संसद में खड़ी है, उसका कारण क्या है? क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। मेरा सवाल ये है कि भाजपा और आरएसएस ने हमेशा ही बाबा साहब जी के ऊपर बात की है, टिप्पणी की, आलोचना की है, जैसे आपको मालूम है, और संविधान के ऊपर बात करने का काम किया है। तो ये जो है ये अपमान हम नहीं सहेंगे। जिस तरह से संविधान के बारे में बोला जाता है, आप सबको पता है कि संविधान बहुत पुराना हो गया है। ये पंतप्रधान जी के आर्थिक मसूदा अधिकार ने बोला था कि 50 साल पुराना हो गया, नया संविधान लाना चाहिए। किसी ने कहा गैस बदलता है, कपड़े बदलते हैं, वैसे देश का संविधान बदलना चाहिए। किसी उनकी पार्टी के नेता ने कहा कि अरबी समुद्र में संविधान को जो है वो डालना चाहिए। इस तरह की जो कमेंट आती है, ये बिल्कुल हम सहेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारी अस्मिता है, हमारा अस्तित्व है और हमारे आराध्य देवत है। और जो हमारे आराध्य देवत के बारे में, अस्मिता और अस्तित्व के बारे में बात करेगा, उनको हम छोड़ेंगे। मैंने कल भी एक चीज़ कही है कि रेशिम बाग में और दीक्षा भूमि में बहुत फर्क है। फर्क ये है कि दीक्षा भूमि जो है वो संविधान मानता है, रेशिम बाग जो है वो मनुस्मृति मानता है। तो हम ये बिल्कुल सहेंगे नहीं, बाबा साहब का अवमान नहीं सहेंगे। आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आपको पता भी है क्या? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं उनका निषेध करना चाहती हूँ। उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो देश की, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, देश के महापुरुषों के बारे में बोलना, मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर भी आए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का अनावरण किया और दुर्भाग्यवश स्टैचू 8 महीने में गिरा, और अब बाबा साहब के बारे में यहाँ बोलना, ये हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। हम आवाज़ उठाते रहेंगे इसके खिलाफ, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये आवाज़ उठती रहेगी। तो जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे,
आवाज उठती रहेगी और आंदोलन की चेतावनी भी मिल रही है। और यहाँ वर्षा गायकवाड़ ने जो रेशम बाग और दीक्षा भूमि इन दो जगहों का जिक्र किया, नागपुर में दोनों जगह, और दीक्षा भूमि जहां पर अंबेडकर जी ने अपना धर्म परिवर्तन किया और लाखों बहुत सारे हजारों अनुयायियों के साथ उनको बौद्ध धर्म में बुलाए, और रेशम बाग यानी जो जहां पर संघ का मुख्यालय है। तो यहाँ पर वर्षा गायकवाड़ ने साफ साफ बता दिया कि संघ और अंबेडकर की सोच में कितना फर्क है। और अमलेंदु जी, ये संघ पिछले कुछ समय से कोशिश करता आया है, मोहन भागवत के भी कई बयान हैं जिसमें वो कि संघ और अंबेडकर की सोच तो एक ही जैसी है, दोनों समता और समरसता की बात करते हैं। हालांकि इन दोनों शब्दों में भी एक बुनियादी फर्क यह है कि समता यानी सभी के लिए एक समान, और समरसता यानी जो जैसा है वो वैसा बना रहे, यानी ऊंची जाति के लोग ऊंचे में बने रहे, नीची जाति के लोग वैसे ही बने रहे, और उनके साथ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चले। ये संघ की सोच है। तो संघ बात करता है समरसता की, अंबेडकर बात करते हैं समता की। ऐसे में ये तो साफ साफ जाहिर हो गया कि अंबेडकर और संघ का कहीं कोई मेल नहीं था, लेकिन ये संघ की मजबूरी थी अभी कि वो किसी भी तरह अंबेडकर को अपनाए और दिखाए। लेकिन अगर उसको अपनाना और दिखाना था तो सबसे पहले तो वो संघ के किसी प्रमुख को, ब्राह्मण को न बनाकर वो किसी दलित को बना सकती थी। और हमने तो बीजेपी में भी देखा कि एकमात्र उनके जो दलित अध्यक्ष हुए उनको भी किस तरह से बीजेपी ने हटाया है। तो यहाँ जो फर्क दिख रहा है अमलेंदु जी, ये जो संघ की एक सोच रही है उस पर एक बार फिर से अब वो उजागर हो गई है। और अमित शाह ने संघ के भी सारी रणनीति को यहाँ फेल कर दिया, क्योंकि संघ जो हिंदू राष्ट्र और मनुवाद को जो लाना चाहता था, अब एक बार से फिर जो संविधान लेकर जो हल्ला हो गया है और फिर से देश के लोगों में जागरूकता आ गई है। फिर से वो लोग इस बात को समझने लग गए हैं कि संविधान पर हमले के बाद जो राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडर्स कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे। क्या ये बात एक बार फिर से जनता के बीच आ गई, और क्या इसमें अमित शाह ने अपने पैरों पर या कहें बीजेपी पर कुल्हाड़ी चला दी है? शर्मिष्ठा जी, अमित शाह ने बीजेपी का काम तमाम कर दिया है, ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए। और क्रोध में आकर जो है, अब लगता नहीं कि क्रोध में थे वो, चूँकि अगर पहले से तय करके नहीं आए थे ये बोलना है, तो अगर क्रोध में बात निकल जाती और अचानक निकल जाती तो फिर उस पर जोर नहीं देते। बाद में वो बाद में जोर भी दे रहे हैं। और जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, खामोशी से बैठे हुए सुन रहे हैं आज्ञाकारी बालक की तरीके से। हालांकि कल धनखड़ साहब भी जो है काफ़ी झुक गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश से मुलाकात की है धनखड़ साहब ने, और इसीलिए परसों जो था उनका रवैया जो था वो राज्यसभा में वो देखने लायक था कि किस तरीके से अच्छे बच्चों की तरह बैठे हुए थे जगदीप धनखड़ साहब, शांति से मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। लेकिन इस मसले पर भी अगर धनखड़ साहब की तरफ से कुछ नहीं टीका टिप्पणी की गई और इसको नहीं रोका गया तो ये काफ़ी ज़्यादा खेदजनक है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके सामने अगर अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो अगर डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी घृणित भावना जो है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए था जगदीप धनखड़ साहब को, जो उन्होंने नहीं किया। चूँकि वो एकलव्य हैं आरएसएस के, तो इसलिए शायद नहीं किया कि एकलव्य हैं वो आरएसएस के, इसलिए नहीं किया होगा। लेकिन अमित शाह ने जो भी कहा शर्मिष्ठा जी, वो फिर मैं कहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो असली विचारधारा थी उसको ही सामने रख के लिए लाया। और जो वर्षा गायकवाड़ कह रही थी, जो रेशम बाग और दीक्षा भूमि के जो संघर्ष की बात वो कह रही हैं, वो निश्चित तौर पे वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। और जो इसके तरफ आपने भी कहा कि भाई ये संघर्ष जो है किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने जब वहाँ दीक्षा भूमि में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और आज भी जो है लोग तमाम लाखों लोग वहाँ जाते हैं और जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, तो वो किस लिए, उन्होंने कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कि मैं पैदा हिंदू जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था, तो डॉक्टर अंबेडकर से इनकी दुश्मनी तो पुरानी है। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते और संविधान लिखने की जिम्मेदारी उनको पंडित नेहरू और कांग्रेस की तरफ से अगर नहीं दी जाती, तो ये संविधान इस स्वरूप में नहीं आता और ये मनुस्मृति लागू करवाते आरएसएस वाले लोग, जिनके ये वंशज ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो इनकी डॉक्टर अंबेडकर से घृणा जो है वो इसलिए निकल कर आती है कि चूंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें दलितों, पिछड़ों, वंचितों और खासतौर से महिलाओं को जो है बराबरी का अधिकार दिया गया। ये तो महिलाओं के अधिकारों के भी विरोधी हैं आरएसएस वाले, और इसलिए आप देखते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करने वाले लोग होते हैं उनके साथ ये बिल्कुल तनकर खड़े रहते हैं, चाहे वो बिल्किस बानो के अपराधी हों, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, सबके साथ ही मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। तो इसलिए इनको डॉक्टर अंबेडकर से परेशानी होती है। तो जो
किया अमित शाह ने, वो भले ही ये तय कर आए हों कि उन्हें जो है डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करना है, लेकिन शायद इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर देंगे इसका अंदाज अमित शाह जो है वो नहीं लगा पाए। और इसलिए जो आपने कहा कि उन्होंने बीजेपी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, निश्चित तौर पर उन्होंने बीजेपी की कुल्हाड़ी मार दी है। हालांकि बीजेपी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम नरेंद्र मोदी शुरू कर चुके थे। नरेंद्र मोदी ने जो काम शुरू किया, अमित शाह ने उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है एक तरीके से। मित्र जी बिल्कुल, मोदी लाना चाहते थे अच्छे दिन और उनके कारण उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए भी, लेकिन बीजेपी के बुरे दिन भी अब आने लग रहे हैं, ये ऐसा नजर आ रहा है। कम से कम संसद में इस समय जिस तरह से बीजेपी घिरी हुई है उसको देखकर तो यही लगता है। और अभी दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, अरविंद केजरीवाल आज उन्होंने भी ट्वीट किया, जो अक्सर बीजेपी के बहुत सारे मुद्दों पर वो उसके साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन अंबेडकर का अपमान हुआ है, इस बात को इंडिया गठबंधन का कोई भी दल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और न केवल कांग्रेस बल्कि तमाम दलों के लोग जो हैं, नेता जो हैं, वो बीजेपी को और अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया है इसको भी देख लेते हैं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे थोड़ा और चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखते हैं। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। हाँ अमित शाह जी, बाबा साहेब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो स्वर्ग का पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही नहीं देते। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय भीम। ये जय भीम का नारा अब आपके मंच से लग रहा है और इधर राजद भी वही बात कह रहा है, उधर तमाम कांग्रेस के नेता भी इसी बात को कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का ये जो बयान आया है, ये जो ट्वीट आया है, खासा महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बता दिया कि बाबा साहेब की इंपॉर्टेंस, उनका महत्व क्या है, जिसका कि मजाक अमित शाह ने संसद में उड़ाया है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। तो अमलिंदु जी, यहाँ पर जिस तरह से अलग अलग तरीके से लोग अमित शाह के बयान को कर रहे हैं, लेकिन वाकई बड़ी शर्मनाक बात है कि न नड्डा की तरफ से कोई खंडन आया, बल्कि किरण रिजिजू जिन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिया, उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, जो बोला है उसी पर बात हो रही है। तो यहाँ जहां पर ये एक विक्टिम कार्ड खेलने की शुरुआत हो जाती है, जब उन्होंने बोला मैं खुद भी बौद्ध धर्म से हूँ और नरेंद्र मोदी ने एक इतने साल बाद एक बौद्ध धर्म के अनुयायी को जो है मंत्री बनाया, ये तमाम बातें शुरू हो गई। कल मेघवाल जी भी वही बोल रहे थे कि मैं दलित हूँ। मतलब इन लोगों को सुविधा के हिसाब से अपना धर्म, अपना जाति जो है वो याद आती है। और धर्म जाति की बात मैं याद दिलाऊं तो 2011 में बीजेपी का एक उसमें आर्टिकल था, उसके जो वेबसाइट में, उसमें उन्होंने लिखा था अंबेडकर जी के बारे में, जो उनका परिचय देते हुए कि मध्य प्रदेश के मऊ में अछूत जाति महार में पैदा हुए थे अंबेडकर, ये उन्होंने लिखा था। तो तब कांग्रेस की जो पत्रिका है संदेश, उसके संपादक थे अनिल शास्त्री, और उन्होंने कहा था कि बीजेपी का ऐसा लिखना गलत है, वो भले उनको दलित बोल दें, अछूत नहीं बोलना चाहिए, और उनको बाबा साहेब इस देश के रत्न हैं, उनको किसी जाति धर्म से जोड़ना गलत है। ये तब अनिल शास्त्री ने इस बात को लिखा है, ये दर्ज है, 2011 की बात है। तब मोदी सरकार नहीं थी, लेकिन बीजेपी की सोच तो तब भी वही थी और अब भी वही है। तब दबे छुपे तौर पे थी, अब जब ये खुलकर आ गई है और सामने अब 2 और चुनाव होने हैं, क्या ईवीएम के भरोसे बीजेपी इन चुनाव में जाएगी, या इस बार अंबेडकर के नाम पर, संविधान के नाम पर जो उसका चेहरा सामने आ गया है, उसमें पिट जाएगी बीजेपी? देखिए सर मित्रा जी, अगर निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी चुनाव और स्वतंत्र चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी, और अगर मशीनों के भरोसे है तो वो किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे लगता है ये कि शायद वो मशीनों के भरोसे ही हैं और उन्हें लगता है कि मशीनों के ज़रिए सब कुछ ठीक कर लेंगे, जैसा उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में कर लिया, ऐसा उनको लगता है। तो इसीलिए अमित शाह जो अब खुलकर डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी उनके समर्थन में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। अब अर्जुन राम मेघवाल जैसे लोग जो कह रहे हैं कि साहब वो दलित है, तो लगता है कि शर्म आनी चाहिए उनको कि डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान बीच सदन में खड़े होकर अमित शाह कर रहे हैं और अर्जुन राम मेघवाल उनके समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
कम से कम इतनी तो आशा की जा सकती थी कि ज़मीर जो है वो इतना नहीं मर जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर का अपमान जो अमित शाह करें और उनके सांसद जो उनके समर्थन में खड़े हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अब ये उनका अपना ज़मीर का मसला है और कौन किस तरीके से किसको देखता है ये उसका मसला है। लेकिन पूरा देश जिस तरीके से अमित शाह के बयान को देख रहा है, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। मित्रा जी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर हमने जिग्नेश मेवानी तक की हमने सारी बात सुनी, अरविंद केजरीवाल की हमने बात सुनी। आज शाम को 4 बजे वो प्रदर्शन भी करने जाना है भाजपा मुख्यालय पर दिल्ली में। तो यानी ये बीजेपी ने जो कहा जाता है कि आ बैल मुझे मार वाली जो है कहावत, उसको अमित शाह ने खुद चरितार्थ कर दिया है। ये जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, और ये पूरे देश में मुद्दा बन जाएगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बैठक बुलानी पड़ी है। अमित शाह भी उस बैठक में उपस्थित हैं, शायद ऐसा खबरें आ रही हैं। अभी हम लोग चूँकि लाइव है तो हम नहीं देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो इसको बाद में अपने दर्शकों को हम बताएंगे दूसरे जो लाइव कार्यक्रम होंगे उनमें कि उस बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों बैठक बुलाई गई। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने किया समिता जी, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ने वाला है। चुनाव में इसकी धमक सुनाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव में जो होगा वो होगा, पूरे देश भर में एक आंदोलन जो है वो खड़ा होगा। आज भी कांग्रेस ने जो है पूरे देश भर में राजभवनों पर जो है मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए हैं डॉक्टर अंबेडकर पे जो अमित शाह की टिप्पणी है उसके खिलाफ। तो ये अब पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन जो है निश्चित तौर पर अमित शाह के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने वाला है, ये देखा जा सकता है। जी, बीजेपी की जो वैचारिक दरिद्रता जो है, गरीबी जो है, वो अब उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है, क्योंकि इस देश के इतिहास को बीजेपी ने न कभी समझा, न समझने की कोशिश की, न ये चाहा कि जनता इसको समझे। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो जानती है कि उसका हित किन चीजों से जुड़ा है। और ठीक है, बीजेपी की लुभावनी बातों में वो आई, लेकिन जहां अगर उसको ऐसा लगा कि उसके हक पर चोट मारी जाएगी तो उसने जवाब दिया। और लोकसभा चुनाव के नतीजे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बीजेपी इन नतीजों से अब भी सबक नहीं ले रही। वो अभी भी उसकी यही कोशिश है, वो किसी भी तरह संविधान को चोट पहुंचाए, किसी भी तरह लोकतंत्र को खत्म करे। कल 1 नेशन 1 इलेक्शन पर उसका यही स्टैंड था, लेकिन जिसपे वो बुरी तरह पिट गई। और आज यानी कल शाम को अमित शाह ने एक ब्लंडर कर दिया और आज बीजेपी उसका नुकसान भुगतते हुए दिख रही है। 2 दिन और बचे हैं शीतकालीन सत्र में। अब देखना होगा कि विपक्ष को और किन मुद्दों पर इसी तरह से बाहर आकर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एक दिन नहीं ऐसा बीता जब विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन न किए हों। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस समय पूरी तरह से खुद को फंसाती हुई नजर आ रही है, और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार अगर किसी को माना जाए तो वो है मोदी और शाह। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।